नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो भी आरसी सिंह चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ आरसी सिंह चैनल से जुड़ने के कारण। और आप सब लोग खुश रहें बस। चलिए आज हम आपको जो जैव अणु का अगला टॉपिक है प्राथमिक संरचना बताने जा रहे हैं किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख दिया है, इसको समझाना है। प्रोटीन के बारे में हमने कल अपलोड कर दिया था, उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, केमिस्ट्री प्लेलिस्ट बाय आरसी सिंह। और आज उसी की प्रोटीन की संरचना बताने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार की होती है। चारों प्रकार को हम क्रम से एक एक समझाएंगे और उसको समझना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में कोई ना कोई संरचना आने की संभावना है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं प्राथमिक प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है क्या होती है। देखिए इसमें लिख दिए, हम पहले ही लिख दिए हैं, अमीनो अम्लों के एक निश्चित क्रम में पेप्टाइड बंध से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने से बनी संरचना प्राथमिक संरचना कहलाती है। ये हो गए आपकी इसकी परिभाषा कि मतलब प्राथमिक संरचना क्या होती है प्रोटीन की। तो अमीनो अम्ल के एक निश्चित अर्थात विशिष्ट क्रम में पेप्टाइड बंध से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने से बनी संरचना प्राथमिक संरचना कहलाती है। मतलब ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में क्या होता है, जो भी एमीन है उनके एक निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम में वो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं। आपको बताया गया था पेप्टाइड बंध क्या होता है, जब दो एमिनो एसिड, दो एमिनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं तो उनके बीच पेप्टाइड बंध बनता है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पेप्टाइड बंध है, मान लीजिए इस प्रकार का है। देखिए जैसे हमने अगर लिख दिया यहाँ पर ये, अगर अब चूंकि अमीनो अम्लों को हम ए से लिखेंगे, ए और ए, क्योंकि ए से ए अमीनो और ए से एसिड। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के रूप में एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, ये दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पर है, ये तीसरा अमीनो एसिड यहाँ पर है, ये चौथा इस प्रकार है। इस प्रकार के ढेर सारे अमीनो एसिड हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इन सब के बीच क्या होता है, जब ये जुड़ते हैं तो इनके बीच एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड। यहाँ पर इसके बीच बॉन्ड बनता है जिनको हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके क्या है, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध ये हो गया। तो अमीनो एसिड का एक निश्चित क्रम में जुड़ करके पेप्टाइड बंध से जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं जिसको प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ जो एक अमीनो एसिड लगा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी एक ये निश्चित क्रम में है, कोई एक प्रोटीन है जिसमें इस प्रकार के अमीनो एसिड लगे हुए हैं। ठीक है, अभी अलग अलग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ हमने लिखा है। ये अमीनो एसिड का मतलब यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ, कहीं आप क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके पास हो गया वैलिन हो सकता है, कहीं हिस्टिडीन हो सकता है, कहीं ग्लूटेनिक अम्ल हो सकता है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग लिखे हुए, बस आपको ये समझना है कि सब अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग हैं, अब एक निश्चित क्रम में जुड़े हैं। अगर इन दोनों में कहीं परिवर्तन, इन एक यहाँ अगर हम इसकी जगह जो यहाँ पर बना हुआ पहले से अमीनो एसिड लगा हुआ है, अगर इसकी जगह हम अलग कुछ दूसरा लिख दें तो फिर ये जो आपकी प्रोटीन बनी हुई है ना, इसका पूरा गुण ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल ग्रुप में आप हम बता दें, जैसे हीमोग्लोबिन लेते हैं, क्या लेते हैं, हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है भैया, ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये, तो जो हीमोग्लोबिन होता है भैया, ध्यान रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन है वो 574 एमिनो एसिड से बनता है। कितने, 574, इसको ध्यान रखिए, 574
एमिनो एसिड से मिल करके हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनता है। और हीमोग्लोबिन का तो कार्य आपको पता ही है, कल हमने बताया था। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को हम परिवहन प्रोटीन भी कहते हैं, कल आपको बता दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन है वो 574 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसमें 4 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन इसमें 4 प्रकार की श्रृंखलाएं होती है। एक अल्फा श्रृंखला, दूसरा अल्फा श्रृंखला, तीसरा आपका बीटा श्रृंखला, चौथा आपका भी बीटा श्रृंखला। 2 अल्फा श्रृंखला होते हैं, 2 अल्फा श्रृंखला होती हैं और 2 बीटा श्रृंखला होती है, ठीक है। और जो अल्फा श्रृंखला पहली है उसमें होते 141 अमीनो एसिड, इसमें भी 141 अमीनो एसिड होते हैं। और जो आपका बीटा श्रृंखला होता है उसमें 146 अमीनो एसिड और इसमें भी 146 एमिनो एसिड होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपको बताया गया, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आप जोड़ लेंगे तो 6 से 12 13 14 हो जाएगा, 4 4 16 17 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 574 एमिनो एसिड हो जाते हैं। अब जो सामान्य हीमोग्लोबिन है भैया, उसकी संरचना देखिए क्या होती है। जो सामान्य नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है उसकी संरचना क्या होती है? तो जो सामान्य हीमोग्लोबिन की संरचना होती है, मैं यहाँ लिख दूँ सामान्य हीमोग्लोबिन। सामान्य हीमोग्लोबिन की संरचना देखिए, ये सामान्य हीमोग्लोबिन में किस प्रकार एमिनो एसिड लगे होते हैं उसको देखिए आप। तो जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है भैया, उसमें देखिए यहाँ पर आप बी कर दीजिए, ठीक है, ये आपका वैलिन है। फिर इसके बाद आप क्या कर देंगे, एच हिस्टिडीन, ये हिस्टिडीन है। फिर इसके बाद आप डाल देंगे क्या, ल्यूसीन, ल्यूसीन। फिर इसके बाद आप क्या डाल देंगे, इसको ऐसे बना के देंगे ब्रैकेट में, आपको अच्छा लगेगा, ल्यूसीन। फिर आपका थ्रियोनीन। फिर इसके बाद क्या डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे प्रोलेनिन। क्या डाल देंगे, प्रोलेनिन। प्रोलेनिन के बाद आप डाल देंगे यहाँ पर ये वैलिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ल्यूसीन हो गया, थ्रियोनीन हो गया, प्रोलेनिन हो गया। और यहाँ ग्लूटेनिक, हम क्या डाल रहे हैं, ग्लूटेनिक। ग्लूटेनिक को हम जी से शुरू करेंगे। फिर एक आप ग्लूटेनिक डाल दीजिए ये, और फिर आप डाल देंगे ल्यूसीन। क्या डाल देंगे, ल्यूसीन डाल देंगे लास्ट में। तो ध्यान दीजिए, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनीन, प्रोलीन और यहाँ क्या है, ग्लूटेनिन हो जाएगा, ग्लूटेनिन और यहाँ ल्यूसीन। इस प्रकार आपकी जो है ये एमिनो एसिड है, सारे एमिनो एसिड है। क्या है, सारे एमिनो एसिड है। अगर ये सारे एमिनो एसिड इसी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आपका हीमोग्लोबिन सामान्य है। ध्यान रखिएगा, ये सारे एमिनो एसिड है, वैलिन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, थ्रियोनीन है, प्रोलेनिन है, ग्लूटेनिक और ल्यूसीन। ये आपके सारे एमिनो एसिड है जो इस क्रम में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बंध के द्वारा ये सब जुड़े रहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से कहीं भी परिवर्तन हो जाएगा तो फिर आपका हीमोग्लोबिन गड़बड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाता कैसे, होता क्या है भैया, यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर ये ग्लूटेनिक अम्ल है, यहाँ वैलिन आ जाता है। अगर यहाँ पर ग्लूटेनिक की जगह वैलिन आ गया तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखिए होता क्या है, यहाँ जिसको हम लिखते हैं ये आपका वैलिन, इसको इसी तरह लिख दीजिए। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, हिस्टिडीन, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ल्यूसीन, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, थ्रियोनीन, यहाँ पर क्या कर देंगे आप, प्रोलेनिन, यहाँ पर क्या। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो ग्लूटेनिक अम्ल था, इसकी जगह वैलिन अगर आ जाए, इसकी जगह वैलिन आ जाए, बाकी अपनी जगह वही सब रहे,
बाकी अपनी जगह वही सब रहे, तो हीमोग्लोबिन तो है ये, लेकिन ये गड़बड़ हीमोग्लोबिन है। क्या है? इसका गुण ही परिवर्तन हो गया। और अगर ऐसा हो गया, अगर वैलीन ग्लूटेनिक अम्ल की जगह वैलीन आ गया, ग्लूटेनिक एसिड अमीनो एसिड की जगह वैलीन अमीनो एसिड आ गया, तो फिर एक रोग हो जाता है जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल भी लिखा जाता है, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ये क्या यहाँ तक वीडियो दिखाई दे रहा है? मैं एक बार क्लियर कर लूँ। यस, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे। तो ध्यान रखिएगा कि ये सामान्य हीमोग्लोबिन होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन में वैलीन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलेनिन, ग्लूटेनिक ल्यूसीन। अगर इसकी जगह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर यहाँ पर ग्लूटेनिक अम्ल की जगह वैलीन अम्ल आ जाएगा, वैलीन एमिनो एसिड आ जाएगा, तो ये संरचना है इसकी पूरा गुण परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन गड़बड़ा जाएगा और आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और अगर सिकल सेल एनीमिया हो गया भैया, तो फिर भैया क्या होता है? ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। अगर छोटा बच्चा है 1-2 महीने, मतलब 1 साल 1.5 साल का, तो क्या होता है, गांव में कहते हैं इसकी हंसिया उखड़ गया है ना। यहाँ पर उसको बहुत दर्द होता है, वो माँ का दूध पीना छोड़ देता है। तो उसमें क्या करते, जो नई नवेली आती ना, अधिकतर उन्हीं को मालूम रहता है। अब नई नवेली का मतलब क्या है भाई? वो आएंगी, कहते हैं कि उनको भाभी को दिखा दो, ठीक है। तो भाभी क्या करती है, सरसों का तेल गर्म करके पूरे शरीर पर खूब रगड़ रगड़ करके पूरा उसको बैलेंस बराबर कर देती हैं। तो उसके पे ब्लड का संचार बढ़ जाता है और फिर उसको आराम महसूस होता है, फिर वो नॉर्मल होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ग्लूटेनिक अम्ल की जगह वैलीन आ जाएगा, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, इसका गुण परिवर्तित हो जाएगा और सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये आपका क्या है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब एमिनो एसिड का एक विशिष्ट क्रम होता है। अगर विशिष्ट क्रम में परिवर्तन हो गया, विशिष्ट क्रम में जो पेप्टाइड बंध से एमिनो एसिड लगा हुआ है, अगर यहाँ पर चेंज होता है, तो ये जो आपका प्रोटीन है, इसके गुणों में पूरी तरह से परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए हमने सामान्य हीमोग्लोबिन लिया। सामान्य हीमोग्लोबिन में जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो वैलीन, हिस्टीडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिनिन, ग्लूटेनिक और ल्यूसीन होता है। क्या होता है? ग्लूटेनिक की जगह अगर वैलीन आ जाएगा, तो फिर आपका हीमोग्लोबिन गड़बड़ हो जाएगा और आपको कहेंगे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया। क्लियर? तो ये आपको हो गया प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम सेकेंडरी जो द्वितीयक संरचना है उसको समझाने जा रहे हैं। नोट करिए इसको। चलिए देखिए, दूसरी प्राथमिक संरचना के बाद द्वितीयक संरचना क्या हो गई? जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, तब इनमें विशिष्ट आकृति बनती है और उस विशिष्ट आकृति को ही हम द्वितीयक संरचना कहते हैं। अभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है? हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है पहले इसको देख लीजिए। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक एमिनो एसिड यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मान हमारे पास है NH2CCOOH, यहाँ R कर दो, यहाँ भी आप कुछ कर दो। ये आपका एमिनो एसिड है और एक एमिनो एसिड और ले लीजिए। तो इस एमिनो एसिड को हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए हमारी जरूरत क्या है, C+O की, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख करके हम इसको OH और यहाँ पर O कर देंगे। ठीक है। दूसरा एमिनो एसिड भी हम ले रहे हैं, तो एक एमिनो एसिड का CO समूह और दूसरे एमिनो एसिड का NH समूह। एक एमिनो एसिड का CO समूह, दूसरे एमिनो एसिड का NH समूह। तो दूसरा एमिनो एसिड लीजिए, तो दूसरा एमिनो एसिड मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ऐसा है
H2, यहाँ पर C, यहाँ पर कर दो R, यहाँ पर कर दो H, यहाँ पर कर दो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ठीक है, OH कर दो, OH कर दो, OH। यहाँ पर देखिए फटाफट देखिए ये अब होता क्या है कि यहाँ जो NH2 है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे, ऐसे, यहाँ N कर देंगे, यहाँ पर H कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी H कर देंगे, यहाँ लोन पेड़ दिखा देंगे, कोई दिक्कत, दिखाओ चाहे ना दिखाओ। तो होता क्या है कि यहाँ जो का एक एमिनो एसिड का जो CO ग्रुप है, एक एमिनो एसिड का जो CO ग्रुप है, दूसरे एमिनो एसिड का जो NH है, इसके मध्य क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है इनके बीच, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। यह क्या है, आपका हाइड्रोजन बंध है। तो वही इसमें तो कह रहा है कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बनता है तो इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है और उसी को हम कहते हैं द्वितीयक संरचना। अब यह द्वितीयक संरचना कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, यह इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप लिख देंगे द्वितीयक संरचना क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपका अल्फा हेलिक्स संरचना, अल्फा हेलिक्स संरचना ये, और जो दूसरी होती है वो होती है आपके बीटा शीट संरचना, बीटा शीट संरचना, ठीक है। ये दोनों संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी को समझाना है। तो पहले हम समझा रहे हैं आपको अल्फा हेलिक्स संरचना क्या है। तो हेडिंग डाल लेंगे अल्फा हेलिक्स संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना क्या है इसको हम जानते हैं। देखिए अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है कि जब एक एमिनो एसिड का CO समूह दूसरे चौथे एमिनो एसिड के NH के बीच बॉन्ड बनता है तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो क्या होता है, कुछ हेलिक्स यानी गोलाकार बन जाता है, ऐसे ऐसे घूम जाता है। उसी को हम कहते हैं हेलिक्स संरचना। एक एमिनो एसिड का जो CO ग्रुप है, चौथे एमिनो एसिड का जो NH ग्रुप है, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिर इसी प्रकार दूसरा जो एमिनो एसिड होगा उसका CO ग्रुप 5वें एमिनो एसिड के NH के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो जरा यहाँ देखिए इससे संरचना कैसे बन रही आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आप थोड़ी पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा। क्या लिखेंगे, यह इसमें एक एमिनो एसिड के, इसमें प्रथम एमिनो एसिड का CO समूह, समझ आ रहा है, और अच्छे से लिखिए इसको, 1 मिनट अच्छे से लिखिए, लेट मतलब जल्दीबाजी नहीं करना, कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करना आपको। प्रथम एमिनो एसिड का CO समूह तथा चौथे एमिनो एसिड के NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। तो अब यहाँ पर ये कैसे बंध बनता है, जरा देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी इसको देखिएगा, ठीक है।
तो देखिए कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मान एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा यहाँ पर है, छठवां यहाँ पर है, सातवां यहाँ पर, आठवां यहाँ पर। तो इसका जो है इसके साथ बंध बनाएगा, ये इसके साथ ऐसे बंध बनाएगा, ये इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ ऐसे, इस प्रकार बनाता चला जाता है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ वलयाकार ऐसे एक हेलिक्स जैसी संरचना बनता है, घुमावदार संरचना बनता है। तो इसी को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कुछ हम ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ठीक है। अब यहीं से अब फिर थोड़ा सा 1 मिनट इसको हम थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। 1 मिनट, थोड़ी सी लापरवाही हुई, बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये ठीक है, इस प्रकार की है। अब इसमें हम ऐसे कर लेंगे, ये ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, हमें यहाँ पर बनाना है क्या, NC, यहाँ C कर लो। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर होता क्या है, हमें काम क्या है, N पर उपस्थित हाइड्रोजन और C पर उपस्थित डबल बॉन्ड O, अर्थात आप यहाँ पर बनाएंगे C डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पर C और यहाँ पर N और यहाँ पर H2 है ना, यहाँ H और H। ये तो देखिए होगा क्या, हमको सिर्फ इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है, क्योंकि इन्हीं के बीच बॉन्ड बनेगा। तो हम सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C और यहाँ पर दिखा देंगे N और यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा देंगे, ये हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर C है, ठीक है, इसके पास डबल बॉन्ड O है, ठीक है, फिर इसके बाद C है और C के बाद फिर हम N कर देंगे, ये हो गया। इसके पास हम हाइड्रोजन दिखा देंगे, ये। फिर इसके बाद फिर आगे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, C, फिर डबल बॉन्ड यहाँ O कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, C और फिर यहाँ पर N कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर H कर देंगे, या फिर आगे हम C कर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O कर देंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे आपका C, फिर यहाँ पर हम कर देंगे C और यहाँ पर क्या, यहाँ सॉरी यहाँ M होगा, M हो गया। तो एक M यहाँ आया आपका, एक M यहाँ आया, एक M यहाँ आया। आगे देखिए यहाँ पर हम कर देंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C, फिर यहाँ पर कर देंगे आपको N, ये ठीक, और यहाँ पर दिखा देंगे H। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो है इसके बीच बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया, फिर जब दूसरा आपका यहाँ N तो हो गया, ये C और चौथा ये, क्योंकि यहाँ देखिए पहला तो आपका नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा आपका नाइट्रोजन यहाँ पर है, तीसरा आपका नाइट्रोजन यहाँ पर है, यहाँ H आपने दिखाया, दिखा दीजिए, यहाँ पर H आपने नहीं दिखाया, दिखा दीजिए, ये ठीक है, ये हो गया। और चौथा आपका ये यहाँ पर है, ठीक है, ये बात ये। तो देखिए पहले ये यहाँ से यहाँ तक पहला अमीनो है, तो ये क्या यह फिगर अच्छे दिखा रहा है कि फिर से बना दूं मैं, कम दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, सॉरी मैं थोड़ा अच्छे से फिगर बना दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए देखिएगा, हम यहाँ हेलिक्स संरचना बनाते हैं। अब यहाँ पर अमीनो एसिड को सेट करने जा रहा है, ध्यान देखिए, बड़े आराम से बनेगा। हमने क्या लिखा है, प्रथम अमीनो एसिड का CO, चौथे अमीनो एसिड का NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हमें सिर्फ अमीनो एसिड में जो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन उपस्थित है और CO समूह पर जो O उपस्थित है, इनकी आवश्यकता है। तो ध्यान रखिए हम केवल सिर्फ इस सर्किल में इसको दिखाएंगे, C डबल बॉन्ड O दिखाएंगे, C दिखाएंगे और NH दिखाएंगे, बस और कुछ नहीं दिखाएंगे, बाकी बैलेंस सब कर लेंगे अपने आप। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आपका C, ये आपका C है, और यहाँ पर दिखा देंगे डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर C करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ C, फिर यहाँ पर N
N दिखा देंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या दिखा देंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर दिखा दो, बैलेंस करना तो ऊपर भी दिखा सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर अभी। फिर आगे देखिए, फिर आप C करेंगे, ये हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O दिखा दो, फिर आगे आप C रहेगा, ये हो गया, C के आगे क्या रहेगा, N रहेगा, आपका यहाँ N है, और N के पास आप दिखा देंगे हाइड्रोजन। तो ये पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड। फिर इसके बाद आप यहाँ C दिखाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड करेंगे O, फिर इसके बाद आप C दिखाएंगे, फिर इसके बाद आप क्या दिखाएंगे, N दिखाएंगे, ये हो गया, यहाँ आप H दिखाएंगे, ठीक है। फिर आप दिखाएंगे यहाँ पर क्या दिखाएंगे, C दिखाएंगे, डबल बॉन्ड O करेंगे, फिर यहाँ पर C दिखाएंगे, फिर यहाँ पर आप दिखाएंगे N, ये दिखाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ आप H दिखा देंगे, H, ठीक है। फिर इसके बाद आप C दिखाएंगे, डबल बॉन्ड O कर दीजिए, यहाँ इधर ना करो, इधर करो, जहाँ आपकी इच्छा वहाँ करिएगा। यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C रहेगा, और यहाँ पर आपका N या रहेगा, यहाँ पर H रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए, फिर आप C दिखाइए आगे, यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O करिए, और यहाँ पर C करिए, और यहाँ पर आप N करेंगे, क्या करेंगे, N, यहाँ H दिखा दीजिए। इसी प्रकार सारे आइटमों को आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देख क्या रहे हैं, यहाँ देख ये रहे हैं आपकी, देखिए यहाँ तक तो ये पहला है आपका, ध्यान रखिएगा, ये वाला पहला है, यहाँ पर ध्यान टिक लगा दिया हूँ, ये स्ट्रक्चर में नहीं रहता, मैं टिक आपको बता रहा हूँ। दूसरा नाइट्रोजन बोले ये है, तीसरा नाइट्रोजन ये है, चौथा नाइट्रोजन ये है। तो चौथे नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है ना, यहाँ पर ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन उपस्थित है, ये और जो पहला आपका है कार्बन, ये इसके बीच इस नाइट्रोजन उपस्थित हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा अच्छा थोड़ा भद्दा जाता है। 1 मिनट भैया, देखिए इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसी की तो हमें जरूरत है। ये हो गया, ठीक है। तो ये जो चौथा अमीनो एसिड है, उसके नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है ये वाला, और जो पहला अमीनो एसिड है उस पर जो कार्बन CO, जो CO का O ग्रुप समूह है, तो इनके बीच क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो दूसरा अमीनो एसिड का CO समूह है, पांचवें, तो यहाँ देखिए पांचवा नाइट्रोजन कहाँ है, पांचवा, चौथा ये है, पांचवा ये है, यहाँ पर, ठीक है। ये आपका है पांचवा यहाँ पर, और इससे लगा हाइड्रोजन ये है, इससे लगा हाइड्रोजन ये है, ध्यान रखिएगा, इससे लगा हाइड्रोजन ये है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। और दूसरा कहाँ है, कार्बन, दूसरा अमीनो एसिड का, ये तो पहला हो गया, दूसरा है, तो इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच इस प्रकार का आपका बन जाएगा बॉन्ड, ये यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी प्रकार जो तीसरा आपका कार्बन है वो किससे बनाएगा, देखिए पहला हो गया चौथे से, दूसरा हो गया पांचवें से, तीसरा हो गया छठवें से। तो तीसरा जो CO ग्रुप है ये वाला है, यहाँ पर है तीसरा, तीसरा ये यहाँ पर है, यहाँ तक पहला अमीनो एसिड, यहाँ तक दूसरा अमीनो एसिड, यहाँ से तीसरा, ये यहाँ पर तीसरा अमीनो एसिड, तो यही है ना। तो तीसरा आपका कार्बन ये हो जाएगा, इस कार्बन पर O ग्रुप लगा है, और ये O ग्रुप क्या करेगा, छठवें, अब छठवां कहाँ नाइट्रोजन देख लेते हैं, 3 4 5 6 तो अभी है ही नहीं यहाँ पर, ये हो गया यहाँ तक, 1 2 3 यहाँ पर, तो यहाँ इसके बीच बॉन्ड बनेगा। फिर जो अगला आएगा आपका नाइट्रोजन, इसी प्रकार से धीरे धीरे स्ट्रक्चर सब बनाते चले जाएंगे, और ये आपका अल्फा हेलिक्स संरचना बना लेते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, तो इसको और अच्छे से बनाइएगा, कोशिश करिएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है, मतलब टोटल इस प्रकार बनते चले जाते हैं, टोटल जो है इस प्रकार बनते चले जाते हैं। फिर यहाँ से, फिर यहाँ कोई आएगा, यहाँ पर है आपका मान CO है, यहाँ पर NH है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस प्रकार बांड बन जाएगा, फिर यहाँ बांड बन जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे बांड बन जाएगा, ऐसे बांड बन जाएंगे, सब लगते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कि मुड़ जाता है, क्या है, घुमा गोलदार घुमाव हो जाता है, इसी को हम अल्फा हेलिक्स संरचना कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान ये रखना कि ये दक्षिणावर्त चूंकि स्थायी होता है, इसलिए इसकी जो संरचना बनाई जाती है दक्षिणावर्त बनाई जाती है। हालांकि वामावर्त भी होता है, लेकिन दक्षिणावर्त ज़्यादा स्थायी होती है, इसलिए अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है, दक्षिणावर्त
के रूप में होती है। और इसको ध्यान रखना है, प्रथम अमीनो एसिड का CO तथा चौथे अमीनो एसिड के NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बनता है, जिसके कारण अल्फा हेलिक्स संरचना बन जाती है। ये हो गया द्वितीयक संरचना। क्या हो गई? द्वितीयक संरचना का अल्फा हेलिक्स संरचना। क्लियर? आप देखिए एक बात जान लीजिए, अब इसका जो ये घुमाव होता है, जो मुड़ जाता है ना, तो इसके एग्जांपल जैसे केराटिन, बाल केराटिन प्रोटीन, ये बाल क्या है? केराटिन प्रोटीन। नाखून क्या है? केराटिन प्रोटीन, है ना। तो ये बाल क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। हमारे बाल भी मुड़ जाते हैं, देखो ये हमारे बाल मुड़े हुए होते हैं। कुछ बच्चों के बहुत ही मुड़े होते हैं, घुंघराले जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जो घुंघराले होते हैं उसमें ज्यादा केराटिन प्रोटीन होता है। नाखून कुछ, अरे यार एक बात बताएं, नाखून की बात मत पूछो। एक बार हम एक गर्ल्स को पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट से, तो उसको हमने कहा यार तुम इतने नाखून इतने बड़े बड़े क्यों करवाए हो? तो जानते हो क्या जवाब दे रही? बहुत अच्छा जवाब दे, कह रही सर जी ये तो अपनी खेती है। क्या ये अपनी खेती है? जब मान लो काट लेंगे। हम कह वाह यार ये तो खेती हो गई। यानी उसने क्या जवाब दिया कि नाखून को अपनी खेती कह दिया। तो हमने कहा हाँ यार ये अपनी खेती है, ठीक है अपनी खेती है तो रखे रहो यार, हम कोई जवाब ही ना दे पाए। तो क्या बताएं, अब नाखून को लोग खेती कहते हैं, पर फिर हमें याद आया कि चलो इसको अल्फा हेलिक्स संरचना बताएंगे। तो फिर जब अल्फा हेलिक्स संरचना आ गए तो उसके नाखून थोड़े से मुड़ गए थे, हल्का लंबे लंबे हो गए तो मुड़ गए थे। तो हमने कहा भाई यही तुम्हारी अपनी जो खेती है, यही अल्फा हेलिक्स संरचना है। तो उसने हंसने लगी। हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हें समझ में आए। अब इसके बाद देखिए, जब ये हो गया तो इन पर कुछ बातों को ध्यान रखना कि इसका घुमाव दक्षिणावर्त होता है, पॉइंट एक, इसका घुमाव दक्षिणावर्त होता है। और क्या होता है, इसमें केराटिन प्रोटीन होते हैं, जैसे नाखून, बाल और खुर, क्या खुर, पैरों का खुर, जो अरे हमारे गांव में बोलते खुर, अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते भगवान जाने, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो खुर कहते हैं, जो पशुओं के नीचे पैरों में इतने निकले रहते हैं ना, वो खुर होता है। तो ये आपका अल्फा हेलिक्स संरचना हो गई। इसके बाद है बीटा शीट संरचना। देखिए ये क्या है? बीटा शीट संरचना। तो यहाँ देखिए बीटा शीट संरचना भी यही बना दे रहा हूँ, बीटा शीट संरचना। और मैं पढ़े मैं लिख लो वीडियो को रोक करके, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में। चलिए हमने यहाँ लिख दिया भाई, फटाफट देखिए बीटा शीट संरचना। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जो एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं। क्या होती है? एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं। जरा देखिए कैसे समांतर स्थित होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ, यहाँ से कुछ ऐसे होती हैं। अरे यार एक ये हो गई संरचना, और मैं एक और बना दे रहा हूँ ऐसे। रुको यार, ठीक तो है? गड़बड़ है क्या? ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर इसको ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जो एक दूसरे के समांतर होती है। और अब देखिए यहाँ पर लिखा है बीटा शीट मतलब कागज। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो ये कागज है। क्या है? ये कागज है ना, ये कागज। अगर इस कागज को हम ऐसे मोड़ दें तो देखिए ऐसे हो जाता नहीं। अगर इस कागज को हम आप बलित पर्वत, हिमालय पर्वत का नाम सुने होंगे, किसका? हिमालय पर्वत का नाम सुने होंगे कि नहीं है? तो वो बलित पर्वत है। क्या है? बलित पर्वत है। तो जैसे कोई कागज है, जब इसको हम मोड़ते हैं ऐसे, तो ये ऐसे हो जाता कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये जब इसको हम मोड़ते हैं इस कागज को, तो ऐसे हो जाता है। ये देखो ऐसे, तो ये ऐसे ना। तो ये इसी प्रकार आपका क्या है, ये बना हुआ है एक आपकी पेप्टाइड श्रृंखला, ये दूसरी पेप्टाइड श्रृंखला ये है। अब आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि होता क्या है इसमें, कि यहाँ पर लिखिए सी, यहाँ पर लिखेंगे सी, और यहाँ पर सी, फिर एन, यही तो है, फिर सी, फिर यहाँ एन, फिर सी, फिर सी, इतना कर दीजिए आप, ठीक है। इस यहाँ पर क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे,
जब यहाँ पर आप n लिखेंगे तो यहाँ पर c लिखना पड़ेगा, यहाँ c लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ n कर दीजिए, यहाँ पर c लिखेंगे, यहाँ c लिखेंगे। फिर यहाँ n कर दीजिए, यहाँ c कर दीजिए। इतना बहुत है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे डबल बॉन्ड O ये, और यहाँ पर हम लिख देंगे R लिख दो, यहाँ पर H लिख दो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप H लिख दीजिए, ये हो गया H। फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड आप कर दीजिए O। यहाँ पर क्या करेंगे, दो समूह दिखा दीजिए, दो समूह दिखाएंगे, एक R दिखा दीजिए, एक H दिखा दीजिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर H दिखा दीजिए ऊपर की तरफ। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, C है तो नीचे की तरफ दिखा दो। जब नीचे की तरफ दिखा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर H दिखा दीजिए ऊपर की ओर, ये हो गया। ठीक है, नीचे क्या करेंगे आप, नीचे आप बैलेंस बराबर कर दीजिए, R और H कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भाई यहाँ डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा आपको, ये हो गया डबल बॉन्ड ये। फिर यहाँ आपका क्या करेंगे, H दिखाएंगे, तो H आप दिखा दीजिए, किधर दिखाएंगे, H नीचे दिखा दीजिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप दिखा दीजिए NC डबल बॉन्ड NC। यहाँ पर भी आप दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, यहाँ पर क्या दिखाएंगे बताइए, क्या दिखा सकती हैं, यहाँ दिखा सकते हैं, N हो गया, C हो गया, O हो गया, फिर N हो गया। फिर यहाँ पर आप वही एल्किल ग्रुप दिखाएंगे, और क्या दिखाएंगे भाई, बैलेंस बराबर करना है ना, तो ये दिखा दीजिए। इसको आपको बड़े हिसाब से लिखना है। अब इतना हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, खत्म कहानी। और यहाँ पर क्या दिखाएंगे भैया, डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, डबल बॉन्ड नीचे दिखा दीजिए। डबल बॉन्ड नीचे दिखा देंगे तो फिर H ऊपर दिखा दीजिए, यहाँ पर H दिखा दीजिए, यहाँ लगा, बस इतना बहुत है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ये। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनती है। ये दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, दोनों के मध्य क्या होता है, समांतर होती हैं, दोनों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनते चले जाते हैं और एक कागज की शीट की समान संरचना बन जाती है। इसलिए इस संरचना को क्या कहते हैं, बीटा शीट संरचना। ठीक है, तो ये रहा आपका बीटा शीट संरचना और ये रहा आपका अल्फा हेलिक्स संरचना। इनको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसमें दो श्रृंखला होती है पेप्टाइड की, इसमें क्या होती है, एक ही श्रृंखला होती है और एक ही श्रृंखला के पहले और चौथे के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि इसमें दो श्रृंखला होती है और दोनों श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिससे ये संरचना बनती है जिसको बीटा शीट संरचना कहते हैं। और यहाँ पर ये अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। कल आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम तृतीयक संरचना बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अब तृतीय संरचना आपको बता रहे हैं। तृतीय संरचना क्या होती है, तो लिख दिया, इसको समझा रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मुड़ने लिपटने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मुड़ने लिपटने तथा कुंडलित होने के कारण एक त्रिविम संरचना बनती है। क्या बनती है, एक त्रिविम संरचना बनती है, जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। अब इसमें पता है पेप्टाइड बंध भी होता है, हाइड्रोजन बंध भी होता है, डाइसल्फाइड, इसको कहते हैं डाइसल्फाइड बंध भी होता है, आयनिक बंध भी होता है और जल विरोधी आबंध भी होता है। तो जब ये तृतीयक संरचना बनती है तो आपस में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं वो आपस में ऐसे लिपट ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो इस लिपटती है तो इनकी जो संरचना है वो कुछ ऐसे बनती है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बना रहा हूँ संरचना और आप भी ऐसे ही बनाइएगा, जो सिंपल लगता है। ठीक है, तो आप ऐसे करिए, इसको ऐसे बनाइए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है, सही तो है। ठीक है, अब इसी को और कर दीजिए आप, ये हो गया, 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 ये हो गया,
ये इस प्रकार की संरचना बन जाती है जो कि आपकी होती है तृतीयक संरचना। क्लियर? कुछ नहीं है इसमें भैया, कई या इतने बंध काम करते हैं, इतने लगभग काम करते हैं। पेप्टाइड बंध भी काम करता है, हाइड्रोजन बंध भी काम करता है, कहीं कहीं सल्फर भी होता है अमीनो एसिड में, तो वहाँ पर सल्फर के बीच अर्थात डाइसल्फाइड बंध भी कार्य करता है। आयनिक बंध तो रहेगा ही रहेगा, और जल विरोधी भी आबंध काम करता है। तो आपस में ही लिपट उपट जाती है पूरी तरफ से। तो ये आपको हो गया तृतीयक संरचना प्रोटीन की। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चतुर्थक हम प्रोटीन बता रहे हैं, इसके बाद वीडियो आपको लास्ट करते हैं, ठीक है? चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए भाई, हमें देखिए फटाफट देखिए, जल्दी से देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। चतुर्थक संरचना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चतुर्थक संरचना क्या है? यह संरचना तब बनती है जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सहसंयोजक आबंध के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सॉरी, सर्दी हो गई, कल रात में बना रहे थे वीडियो, सर्दी हो गई। हाँ, सहसंयोजक आबंध के अतिरिक्त अन्य प्रकार की आबंधों जैसे हाइड्रोजन बंध या विद्युत आकर्षण आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है ना, इसमें होता क्या है, बहुत से तृतीयक संरचनाएं, बहुत से जो तृतीयक प्रोटीन की संरचनाएं हैं वो आपस में मिल करके क्या बना लेती है? चतुर्थक संरचना। तो बस इन्हीं को आपको बना देना है फटाफट और आपको फिनिश कर देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये हुआ आपका, एक ये हो गया, ये आपका, ये एक और बार, दो अल्फा दो बीटा बना दीजिए बस, और क्या करेंगे? ऐसे बनाइएगा। एक और बना दीजिए पर, एक और बनाइए फटाफट। ये सब आपस में लिपट करके चतुर्थक संरचना बना लेते हैं। यही चतुर्थक संरचना की संरचनाएं आपस में जुड़े रहते हैं सहसंयोजक बंधों के अतिरिक्त वांडर वाल्स के बल द्वारा या विद्युत आकर्षण बल के द्वारा आपस में चिपक जाते हैं और इस प्रकार के प्रोटीन संरचना बना लेते हैं। और ध्यान रखना, यह सर्वाधिक सर्वाधिक स्थायी संरचना होता है, स्थायी संरचना होती है। ये रहे भैया आज आपके प्रोटीन से संबंधित उनकी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचनाएं, चतुर्थक संरचनाएं। अब इसके बाद अगला जो भी टॉपिक्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब आज का वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा लगा हो तो भाई थोड़ी और मेहनत करिए, मुझे बहुत सख्त आप लोगों की ज़रूरत है। जितना आपकी ज़रूरत मुझसे नहीं है, उस कहीं ज़्यादा मेरी ज़रूरत है आप लोगों की। इसलिए आप सब लोग मेरा सहयोग करिए। सभी को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से नोट करिएगा इसको, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेकर जहाँ समझ में आए वहाँ वीडियो रोक करके, और अगर जल्दी देखना तो स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा। मैं इसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा केमिस्ट्री की, ठीक है?